So, in our today's class, we will study the topic. क्या इसका टॉपिक क्या रखें? राइबोसोम हो गया, राइबोसोम नहीं हुआ है, क्या क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया ना। आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, और इसे हम लोग और भी नाम दिए हैं, गोल्गी एपरेटर, और क्या है इसका नाम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और प्लांट के सेल में गोल्गी बॉडी को नाम दिया गया है डिक्टियोसोम। समझ में आ गया ये वाला टॉपिक? प्लांट के सेल में इसका क्या नाम दिया गया है? डिक्टियोसोम। एनिमल सेल में इसका नाम क्या है? गोल्गी बॉडी। विक्की काफी आवाज आ रहा है करके। गोल्गी बॉडी। एनिमल सेल में इसका नाम क्या है? गोल्गी बॉडी, एनिमल सेल में, सॉरी। और प्लांट सेल में इसका क्या नाम दिया गया है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, होप आपको समझ में आया होगा। So dictyosome is a structure that mostly found in both plant and animal cell, and it is just present beside the nucleus. Nucleus के बगल में होता है. Actually, it is a part of endoplasmic reticulum. I have already explained you about the endoplasmic reticulum in yesterday. Yesterday मैंने आप लोगों को ये सारी टॉपिक समझाए थे. A part of endoplasmic reticulum cut off from here and make a vesicle like structure in this place. इसमें क्या बनाता है ये vesicle like? कैसा दिखता है? It look like this. ये कैसा दिखता है जरा देखेंगे. It look like this. Okay? ऐसा दिखता है. ट्रांस एंड फेस। ट्रांस किसको बोलते हैं? बड़े वाले फेस को ट्रांस बोलते हैं और बाहर वाले को बोलते हैं सिश। ठीक है, ये देखो ऐसे है, ये देखो ऐसे स्ट्रक्चर, इसी में से टूट के निकला हुआ स्ट्रक्चर है, और ये बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ऐसे ये है अंदर की तरफ, देखो ये सब देख रहे हो, ये देखो ऐसे कटोरी की तरह स्ट्रक्चर है, एक के बाद एक, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रखा है, ये देखो छोटा छोटा। तो बिल्कुल कैसा है, बाहर से ये कॉन्वेक्स है और अंदर की तरफ से ये कॉन्केव होता चला जा रहा है, और इससे निकलते हैं बहुत सारे ड्रॉपलेट। इससे छोटे वाला जो टुकड़ा है ना, छोटे वाले टुकड़े से टूट टूट के ये ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। ये जो एक एक टुकड़ा आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं हम लोग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूल। इस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को इसे, और बाहर की तरफ से जो ये छोटा छोटा ये दिखाई दे रहा है ग्लोब्यूल, इसको हम लोग बोलते हैं वेसिकल। वेसिकल, ये जो एक एक आपको ये ट्यूबुला की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसे लंबा लंबा ट्यूबुला की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको नाम दिया गया है क्रिस्टी, सॉरी गलती बोल गया, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी कहा जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। फिर से रिपीट कर लेता हूँ एक बार, सुनो। नो सर। कौन है ये? रिपीट कर लीजिए। नाम बताओ कौन है? किसको नहीं समझ में आया? ध्यान से देखे हो? फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो, टाइम कम है, काम बहुत ज्यादा करना है बेटा। गोल्गी बॉडी, आप लोग के बुक में लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडीज का हो या गोल्गी एपरेटस का हो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स का हो, ये एक तरह का स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है। सेम स्ट्रक्चर प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन वहां पर इसका नाम दे दिया गया है डिक्टियोसोम। यहाँ तक क्लियर है? ये कहाँ पाया जाता है? ये मैं एनिमल सेल का एक ड्राइंग बनाया, ये न्यूक्लियस के नजदीक पाया जाता है। एक्चुअली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूट के निकला हुआ स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ऐसे आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, कैसा है ये बताऊं मैं आपको बिल्कुल। जैसे ये देखो, ये एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे कटा हुआ है, कटोरी की तरह, पतला सा कटोरी है ना। ये दूसरा कटोरी, उससे छोटा, फिर ये उससे भी छोटा, फिर ये उससे भी छोटा, फिर ये, हाँ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इधर से भी अब छोटा होता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो
पहले जो बड़ा वाला होता है फेज वो पीछे की तरफ होता है, और जो छोटा वाला फेज होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, और ऐसे जनरली ट्यूब्यूल्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सिस्टर्नी। और इसमें से टूट टूट करके ये जो है ना, इसमें से टूट टूट करके ऐसे ये जो है ना स्ट्रक्चर कटोरी की तरह जो बाहर की तरफ है, अंदर वाले स्ट्रक्चर को, अंदर वाले जो कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांस, और बाहर वाले को बोलते हैं हम लोग सिस। ठीक है, तो सिस वाले फेज में से टूट टूट करके ऐसे बूंद बूंद में निकलता है गोल गोल लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर, और इस गोल गोल लिक्विड जैसे स्ट्रक्चर को नाम दिया गया है वेसिकल। क्या नाम दिया गया, वेसिकल। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटा हुआ है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। सिस्टर्नी जो है पहले बड़ा होता है, फिर उसके बाद वो छोटा होता चला जाता है, बाहर की तरफ वो छोटा होता है, और ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बना हुआ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। अंदर की तरफ ट्यूब्यूल्स होते हैं और बाहर की तरफ जो वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल जो है वो सिस फेज से निकलता है, मतलब बाहर वाले फेज से निकलता है। अंदर वाला होता है ट्रांस, जो कि बड़ा होता है, उसी से टूट टूट करके सिस बनता चला जाता है। यही जो है ट्रांस जो है वो छोटा होता चला जा रहा है, और टूट टूट करके क्या निकलता चला जा रहा है, हाँ ये वेसिकल्स निकालता चला जा रहा है। और इस वेसिकल्स में क्या है, इस वेसिकल्स में है सर्टेन प्रोटीन और है एंजाइम, यानी कि ये एंजाइम का और प्रोटीन का सिक्रीशन कर रहा है। समझ में आया? यानी कि मेन काम क्या है इसका, सिक्रीशन करने का। किसका, गोल्गी बॉडी का। समझ में आया सबको? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत क्लियर कट मैंने बताया आप लोगों को। एक बार और समझा देता हूँ। ये देखो ये है जो बहुत क्लियर समझ लो अभी। सेल ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सामने है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कट के निकला हुआ है वेब। ये देखो ये, और इसमें से टूट टूट के निकल रहा है छोटे छोटे दाने। ये सिक्रीशन का काम कर रहा है। कौन सिक्रीशन का काम कर रहा है, इसी का नाम है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, इसमें प्लीज अपना अपना म्यूट कर लेंगे फोन। इसमें जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, और ये जो छोटे छोटे दाने दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग वेसिकल। इतना ही पढ़ना है बेटा। मेन फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन है इसका, तो इसका दो चीज देना आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आपको आपके एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है उससे बियॉन्ड मैं कुछ भी नहीं देने वाला, डोंट वरी। मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा, बट आई विल आस्क द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, नॉट अ सिंगल लाइन और नॉट अ सिंगल वर्ड विल बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड, सो डोंट वरी अबाउट इट। एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ tubule-like structure, and this tubule-like structure is obviously called cisternae. There are a large vesicles that are found around the Golgi bodies, and there is a two phases. Phase, first phase is called trans phase, and another phase is cis phase. ठीक है, समझ में आ गया सबको? फंक्शन क्या करना है, मेन फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन एंड एंजाइम। दूसरा क्या करता है, helps in the packaging of different organelles। देखो मान लो कि यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया दो भागों में टूट गया। तो जैसे टूट गया, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया टूट गया, तो इसको पैकेजिंग का काम कौन करेगा, ये वेसिकल्स आएंगे इसके पास, और ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे चारों तरफ, और इसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम करेंगे, माने मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं। कौन? तो ऑब्वियसली सेल वॉल बनाने का काम हो या सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम हो, सब जगह कहीं ना कहीं ये सिक्रीशन कर रहा है प्रोटीन का, और उसको कवर करने का काम कर रहा है, यानी पैकेजिंग का काम यही करता है। इसके अलावा इसके पास एक और फंक्शन है, वो क्या है, ये जो स्पर्म सेल्स होते हैं, स्पर्म सेल्स के आगे का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम लोग एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम।
इस एक्रोसोम के अंदर जो लिक्विड भरी होती है, तब कोई डायग्राम बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इस लिक्विड का नाम है हायालुरोनिडेज। हायालुरोनिडेज बोलते हैं इस लिक्विड को। और इस लिक्विड को बनाने का जो काम है, इस लिक्विड को बनाने का काम भी गोल्गी बॉडी को दिया गया है। तो आप लोगों को समझ में आया, मेन जो सिक्रीशन का काम करता है पूरे सेल में, यदि कोई काम सिक्रीशन वाला है, सिक्रीशन मतलब कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में निकालना है, रिलीज करना है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ है गोल्गी बॉडीज का और डिप्टियोसोम का। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया। इसके बाद का जो टॉपिक है, समझ में आ गया सबको? चलो हाथ उठाओ सबको ही, शो कर दो बेटा। वेरी गुड। किसी को ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? मैंने 3 बार समझाया इस टॉपिक को। इसके बाद आता है मिस्टर राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम क्या है भाई? राइबोसोम जो है वो छोटे छोटे दाने के जैसा स्ट्रक्चर है, जो कि सेवेटबर्ग सेवेटबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने इस राइबोसोम को खोजा था 1971 में। एक्चुअली क्या था कि उसने क्या किया कि सेल को लेकर के टेस्ट ट्यूब में डाल करके, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में डाल करके सेल को सेंट्रीफ्यूज कर दिया। सेंट्रीफ्यूज का मतलब जैसे पंखा घूमता है ना चारों तरफ, ये टेस्ट ट्यूब लगा दिया ऐसे, और ये टेस्ट ट्यूब लगा दिया और इसको घुमा डाला। तो घुमाने से क्या हुआ, जो भी हेवियर पार्टिकल था सब नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गया, है ना, और जो लाइटर पार्टिकल था वो ऊपर की तरफ था। ऊपर की तरफ का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर की तरफ का जो स्ट्रक्चर था, उसमें उसे 2 तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने को मिले। उस पार्टिकल्स का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट था, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो था वो 2 तरह का था। यूकैरियोटिक सेल में ये जो पार्टिकल मिले, यूकैरियोटिक सेल में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले थे, उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट था 80s। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो मिला, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल मिले उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, वो था 70s। इवन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसको 70s मिला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसको 70s मिला, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी 70 में। मैंने कल बोला था ये बात, क्लोरोप्लास्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये 2 ऑटोनोमस बॉडी हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, क्योंकि इनके पास अपना राइबोसोम होता है, और अपना डीएनए होता है, ठीक है। और ये अपने राइबोसोम और अपने डीएनए के माध्यम से ये अपना प्रोटीन बनाते हैं और अपना काम खुद ही करते हैं। इस प्रोटीन या इस एंजाइम की मदद से ये अपना फंक्शन खुद ही करते हैं, इनको किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेवेटबर्ग ने 1971 में सेल को सेंट्रीफ्यूज कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, और सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उन्होंने कुछ पार्टिकल्स का खोज किया, जिस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने राइबोसोम रखा। इन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में अलग है, यूकैरियोटिक सेल में अलग है। यूकैरियोटिक सेल में इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी कि S, ये 80 है, और प्रोकैरियोटिक सेल में ये 70 है। यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? इसके बाद इन्होंने इसका स्ट्रक्चर दिया। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, समोसे जैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर। हाँ, ये देखो इस तरह का। ऊपर वाले को बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, और नीचे वाले को बोलते हैं लार्जर सब यूनिट। यूकैरियोटिक सेल के लिए स्मॉलर सब यूनिट क्या था, वो था 40s का, और लार्जर सब यूनिट कितना का था, वो था 60s का, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक मिला के 100 हो जाता है, 100 हो जाता है, हाँ। लेकिन इकट्ठे जब ये रहेगा तो उसको 80s कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 80s। दोनों अलग अलग होगा तो 40s और 60s। क्लियर हुआ? सर 80s क्या है मतलब? 80s का मतलब हुआ कि वो जब टेस्ट ट्यूब में उसको देखा गया तो एक खास सेडिमेंट के लेयर पे ही उसको उगाने को देखा गया।
तो उसके हिसाब से इसको 80 ईयर्स देखा गया, और जो उसके ऊपर था उसको 70 ईयर्स दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो कितना सेडिमेंट हो रहा है, कितने ताकत के साथ, कितने लोड के साथ वो सेडिमेंट हो रहा है। तो 80 ईयर्स वाला भारी था और 70 ईयर्स वाला हल्का था। ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो यूकैरियोटिक सेल में प्लीज सब कोई माइक अपना म्यूट करेंगे बेटा। स्मॉलर सब यूनिट 40 एस का है और लार्जेस्ट सब यूनिट 60 एस का है। ये एस जो है ये सेबेडबर्ग यूनिट है, और इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। एस इज इक्वल टू सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो अच्छा, अब प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में कितना है? प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर सब यूनिट जो है वो है तुम्हारा 30 एस का, और लार्जर सब यूनिट जो है वो है तुम्हारा 50 एस का। तो कुल मिलाकर के ये 80 एस हो जाता है, लेकिन जनरली इसको हम लोग 70 एस ही बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना सबको? अरे बोल तो दो हाँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो फंक्शन Yes. देख लेते हैं शॉर्ट में। एक ही फंक्शन है इसका। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ही है, विद द हेल्प ऑफ mRNA, विद द हेल्प ऑफ mRNA, यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए की मदद से, विद द हेल्प ऑफ mRNA राइबोसोम प्रोड्यूस प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाता है। बस एक ही और एकमात्र फंक्शन इसका प्रोटीन बनाने का है। होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आ गया ना? सर। हाँ, पेज खोल दूं क्या दोबारा? नोट कर लिए हो? यस सर। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर अब इसके बता पीछे रहे वाला खोलिए ना। हैं? सर फिर से एक बार। देख लो, जल्दी जल्दी लो, जल्दी। अभी मैं YouTube में डाल दूंगा, वहां से देख लेना बाबा क्या है। फटाक से खोल लोगे तो दिख जाएगा वहां से। ठीक है, हो गया सर। हाँ, टाइम बर्बाद ना करके फटाफट कर ले। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है हम लोगों का क्लोरोप्लास्ट। ये क्या छूट रहा है? हाँ, लाइसोसोम छूट रहा है। क्या छूट रहा है? लाइसोसोम। ये छोड़, ये वाला कंप्लीट करें, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट करें। क्या है? हाँ, लाइसोसोम। हाँ जी, चलिए, लाइसोसोम क्या है इसके बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम ये दोनों में पाया जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम जैसे कि आप लोग जानते हैं उसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये कैसे निकलता है जरा देखते हैं। ये देखो, ये एनिमल सेल, और एनिमल सेल में ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बगल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है? छोटा छोटा हाँ, गोल्गी बॉडी दिखा रहा है। सपोज ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी से कट करके एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है ऐसा। बाहर में मेम्ब्रेन है, और अंदर में बहुत सारा लगभग 40 काइंड्स के एंजाइम मौजूद हैं, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है जो गोल्गी बॉडी से निकल के आ रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया गया लाइसोसोम। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के आ रहा है गोल्गी बॉडी, और गोल्गी बॉडी से निकल के आ रहा है लाइसोसोम। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, बाहर में इसके मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, और अंदर में जो है इसके एंजाइम्स हैं, 40 काइंड्स के एंजाइम है। ये एंजाइम क्या कर देता है? अंदर में जो भी वॉर्न आउट मतलब जितने भी मरे हुए पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर देता है? अपने एंजाइम को सिक्रीट करके उसको डाइजेस्ट कर देता है। कौन डाइजेस्ट कर देता है? लाइसोसोम। एंजाइम सिक्रीट करके ऑल जितने भी वॉर्न आउट अनवांटेड सब्सटेंस present in the साइटोप्लाज्म में मौजूद जो भी
वॉर्न आउट, सड़े गले और अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, इज डाइजेस्टेड बाय, इज डाइजेस्टेड, उसको डाइजेस्ट कर देता है, ये फंक्शन है उसका, डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सिक्रेटेड बाय लाइसोसोम, लाइसोसोम, यानी कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। तो ये एक नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट, इट डाइजेस्ट द फॉरेन सब्सटेंस एज वेल, यदि कोई बाहर का सब्सटेंस आ गया अंदर में तो उसको भी वो अपने एंजाइम के मदद से, इट डाइजेस्ट द फॉरेन सब्सटेंस एज वेल, बाहर के सब्सटेंस को भी ये डाइजेस्ट कर देता है। और व्हेन द सेल become very old, जब सेल बहुत बूढ़ा हो जाता है, इट ब्रस्ट, ये खुद फट जाता है, ब्रस्ट इटसेल्फ, अपने आप को तोड़ देता है, एंड डाइजेस्ट all the organelles present in the cell, present in the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में मौजूद सारे साइटोप्लाज्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मौजूद जितने भी साइटोप्लाज्म, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सबको मार डालता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग। अरे यार, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग। अब कई बार इससे क्वेश्चन आता है कि व्हाई द लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प टू convert the cartilage into bone, कार्टिलेज को बोन बनाने में भी ये मदद करता है। ये चौथा नंबर पॉइंट। तो मैंने आप लोगों को इसके 5 पॉइंट बता दिए। क्या क्या पॉइंट बताया, कहाँ गया जी, ठीक है, पेज गायब हो गया इसका, तो ये कहाँ चला गया, खाली कहाँ था, तो लिखे थे हम उसको, डिलीट थोड़ी किए। जा चलो, वो पेज तो गए हैं, कहाँ आ गया, ये तो एक पेज गायब हो गया। चलो कोई नहीं, ठीक है सर। ये वाला है सर, हैं? यही वाला था, बैक करिए ना सर। बैक वाला गायब हो गया है, बैक वाला पेज ही गायब हो गया सर अभी जो आया था वही था, पीछे वाला थोड़ा, यही वाला सर। अच्छा, यही वाला था, यही है। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी टाइम कम है, 8 मिनट बचा हुआ है, 8 मिनट में मुझे और एक कवर करना है। तो ये हो गया हम लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम टॉपिक जो चूज करेंगे वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्या है टॉपिक, प्लास्टिड, सॉरी, टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्लास्टिक, ऐसा आपके बुक में 2 तरह का प्लास्टिक लिखा है, आपके बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंट काइंड्स के पिगमेंट्स होते हैं, कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट इसमें नॉन ग्रीन पिगमेंट। हाँ, तो यदि इसको डिफरेंशिएट करें तो 3 भागों में लिखे ना, तब नॉन ग्रीन वाला समझ में आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट यदि लिखे तो इस जगह पे यदि हम नॉन ग्रीन लिखते हैं तो ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे ना, क्लोरोप्लास्ट को इसके अंदर डाल दिया गया है, तो क्रोमोप्लास्ट में ही डाल दिया गया है।
तो जैसा भी आप करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रोमोप्लास्ट में Yes. लिखेंगे तो नॉन ग्रीन पिगमेंट, लेकिन आपके बुक में दिया हुआ है कि ग्रीन पिगमेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोप्लास्ट, देखिएगा मेंशन मिलेगा आपको वहां पे। तो इसमें कौन कौन सा पिगमेंट है मैं लिख देता हूँ, जैसे ज़ैंथोफिल, ये पीला है ज़ैंथोफिल, रोडोफिल ये रेड है, रोडोफिल रेड कलर का है, इरेथ्रोफिल भी बोलते हैं इसको, इरेथ्रोफिल। इसके अलावा है आपका कैरोटीन, कैरोटीन ये ऑरेंज कलर का है। तो ये जो है अलग अलग कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं, दे कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट। और ये क्या करते हैं, इट इम्पार्ट्स, ये इम्पार्ट लगता है, दिस इम्पार्ट्स द कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर, ये क्या कर देता है, फ्रूट और फ्लावर को कलर देता है। इट इम्पार्ट्स द कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर। होप कि आपको समझ में आया है। यदि क्लोरोप्लास्ट को अलग कर देते हैं, इट कंटेन्स ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। क्या नाम है ग्रीन कलर पिगमेंट का, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। कहाँ मौजूद होता है, प्रेजेंट इन लीव, LEAVES, लीव। तब कोई नोट तैयार करके भेजेगा, सारा का सारा नोट समझ में आ रहा है ना। प्रेजेंट इन लीव काम क्या करता है, हेल्प इन, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात। सब कोई होमवर्क करके नोट तैयार करके सारे टॉपिक का, जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ सारे टॉपिक होने चाहिए। मैं आज सर्च करता हूँ कौन कौन भेज रहा है, मैं लिख करके नाम भेजता हूँ आज। समझ में आ गया सबको ना, बोलो हाँ या नहीं। यस सर। सब कोई लिख के Yes, आज sir. भेजेगा सारा का सारा नोट, और सारे के सारे टॉपिक बहुत बखूबी बहुत सुंदर ढंग से लिखने होने चाहिए। हेल्प इन फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसमें होता है, ये एमाइलोप्लास्ट है। एमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है एमाइलोप्लास्ट, यानी कि एमाइलेज को स्टोर करता है। इट हैज नो पिगमेंट, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता है। Therefore it is colorless, ये क्या है, कलरलेस है। व्हाइट कलर नहीं है इसका, कलरलेस है। जैसे आप आलू काटोगे, पहला पतला सा आलू का चिप्स काटते हो तो देखते हो ना ऐसा कलरलेस जैसा दिखता है। चावल देखो, चावल कैसा कलरलेस है ना। तो ये कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, नो पिगमेंट, इसलिए क्या है, कलरलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है। कलर नहीं होने के कारण क्या होता है, इट स्टोर्स फूड, क्या स्टोर करता है, फूड मटेरियल्स वगैरह स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है, फूड मटेरियल। इसका काम क्या है, स्टोरेज का काम है। तो यहाँ पे आपको सबका फंक्शन समझ में आ गया। क्रोमोप्लास्ट कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट का नाम मैंने बता दिया, ज़ैंथोफिल, रोडोफिल, इरेथ्रोफिल, कैरोटीन, हाँ और भी है बहुत सारे। इट इम्पार्ट्स द कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर, ये फ्रूट एंड फ्लावर को कलरफुल बनाते हैं और इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन, इवन फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड के डिस्पर्सल के लिए भी और पोलिनेशन के लिए भी, है ना। ये दो इसके फंक्शन है। क्लोरोप्लास्ट का क्या फंक्शन बताया था मैं, क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, इसके पास ग्रीन कलर पिगमेंट है। नाम क्या है, क्लोरोफिल। कहाँ मौजूद होता है, प्रेजेंट इन द लीव्स, पत्तों में मौजूद होता है। हेल्प क्या करता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बात करें, इट कंटेन्स एमाइलोप्लास्ट, सॉरी इसको एमाइलोप्लास्ट भी बुलाया जाता है। इट हैज नो पिगमेंट, इसके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। इट इज कलरलेस होता है एंड इट स्टोर फूड मटेरियल, ये फूड मटेरियल स्टोर करने में मदद करता है। होप ये आप लोगों को समझ में आया हो, समझ में आ गया ना। Yes, sir. चलो यस सर। वेरी गुड। एक और टॉपिक है, कितना बचा टाइम जरा देखें, कितना बचा है भाई, कितना बचा, 3 मिनट बचा है, नहीं बताएंगे अब टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ में आए हो तो आप लोग बोलिए।